अब आइए 29वां सवाल। ये 29वें सवाल में कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें एथेनॉल का मोल अंश यानी मोल प्रभाज 0.040 है। मान लें कि जल का घनत्व 1 है। 29वां सवाल है ये। एथेनॉल C2H5OH होता है का मोलरता की मोलरता m ज्ञात करनी है। एथेनॉल का मोल प्रभाज दे रखा है C2H5OH का मोल प्रभाज यानी ये ची होता है, ये दे रखा है 0.04। मान लें जल का घनत्व 1, जल का घनत्व D बराबर 1। तो देखिए ये कह रहा है कि एथेनॉल की मोलरता ज्ञात करनी है, जबकि एथेनॉल का मोल प्रभाज ची जो है 0.04 है। जल का घनत्व 1 दे रखा है, मान रहे हैं कि जल का घनत्व 1 है। तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि C2H5OH का जो ची है वो बराबर होगा C2H5OH के मोल्स की संख्या बटे C2H5OH के मोल्स की संख्या प्लस जल के मोल्स की संख्या, जल के मोल्स की संख्या। तो हमारे पास ये ची दे रखा है, जल के मोल्स की संख्या के लिए उसने ये किलो दे रखा है। इसके द्वारा निकाल सकते हैं कि देखिए जल के मोल्स की संख्या हो जाएगी कि जल के ग्रामों में मात्रा, जल की ग्रामों में मात्रा, जल का बटे जड़ों का अणुभार। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि माना C2H5OH के मोल्स की संख्या बराबर X है और जल के मोल्स की संख्या बराबर हो जाएगी जल का ग्रामों में मात्रा यानी द्रव्यमान बटे उसका अणुभार। अब देखिए 1 किलोग्राम जल में मोल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम बटे उसका अणुभार कितना होता है? 18। जब हम इसके में भाग करेंगे तो ये 55.55 जल के मोल्स की संख्या आ जाएगी। तो अब आप इन वैल्यूओं को रख दीजिए। ये एथेनॉल का जो ची है इथाइल अल्कोहल का कितना दे रखा है? 0.04। ये बराबर हो गया, इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या कितने माने हमने? x। तो ये हो जाएगा x बटे x प्लस 55.55। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। कैसे करेंगे? ये बराबर आ जाएगा, x ऐसे निकाल लीजिए तो ये x बराबर हो जाएगा कितना? ये एक पोर्शन इधर आ गया तो ये हो जाएगा 0.04x प्लस 0.04 गुणा 55.55। अब इन दोनों की गुणा करिए आप। 55.55 में 0.04 की गुणा, इन दोनों की गुणा कितनी आई? x बराबर 0.04x प्लस, ये गुणा देखो कितनी आई? ये आ गया 2.222। अब यहां देखिए ये प्लस का है, इधर ले आइए दोनों को,
तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 0.04, x बराबर होएगा 2.222। x यानी एक x में से इतने x घटे तो ये रह जाएगा, यहां मैं बता देता हूं थोड़ा ऊपर से, x एक x में से 0.04x घटे हैं तो ये रह जाएगा 0.96x बराबर कितना हो गया 2.222। तो x बराबर हो जाएगा 2.222 बाई 0.96। अब इसमें 2.222 में 0.9296 का भाग कर दीजिए, जितना आया है वो आपका x आ जाएगा। हैं तो x बराबर आ गया, पूरा बोलिए 2.3145, इतना आ गया। क्या है x, क्या है इथाइल अल्कोहल की मोलरता, तो लिख देंगे अतः इथाइल अल्कोहल की मोलरता कैपिटल M से प्रकट करते हैं बराबर 2.3145, ये आ गया M, ये आ गया आपका आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए, वो कह रहा है C2H5OH की मोलरता ज्ञात करनी है, जबकि उसकी मोल प्रभास दे रखा है 0.04, जल का घनत्व तो 1 मान लिया गया है। तो देखिए हम यहां पर ये सूत्र होगा इसका मोल प्रभास निकालने का, ये सूत्र होता है इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभास बराबर इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या बटे इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या प्लस जल के मोल्स की संख्या। हमने इथाइल अल्कोहल के मोल्स की संख्या x मान ली है और जल के मोल्स की संख्या निकाल ली है। किसी भी पदार्थ के मोल्स की संख्या होती है उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार। अब देखिए 1 किलोग्राम जल 1 लीटर का भी देखेंगे तो घनत्व इसी संकेत दे रहा है कि वो 1 लीटर मीन्स 1000 ml। तो ml में घनत्व का भार करेंगे, भाग घनत्व की गुणा करेंगे, आयतन में घनत्व की गुणा करेंगे तो द्रव्यमान बन जाएगा। तो 1000 ml में 1 की गुणा करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। तो उस 1000 ग्राम में अणुभार का भाग 18 का करेंगे तो उसके जल के मोल्स की संख्या 55.5 आ जाएगी। ये सब वैल्यू हमने रख दी। ची दे रखा है इथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव 0.04 और x बटे x प्लस 55.55। इसको सरल कर लिया हमने और कैलकुलेट कर लिया, ये आपका निकल गया। तो इथाइल अल्कोहल का जो मोलरता आई है वो कितनी आई है 2.3145। अब आइए अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए एक लाइन का सवाल है, लेकिन आप देखो एक भी नहीं कर पाएगा आप में। वो कह रहा है एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। ये नोट कर लिया आपने, जल्दी करो। ये कह रहा है कार्बन 12 के सवाल है कौन सा 30वां। कार्बन 12 के एक परमाणु का ग्राम में
द्रव्यमान ज्ञात करो। ये द्रव्यमान निकलवा रहा है। तो देखिए ये 12 क्या दे रखा है ऊपर, इसका परमाणु भार है, क्योंकि जो आइसोटोप होते हैं उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं। आइसोबार्स परमाणु जो समभारी होते हैं, आइसोटोप्स नहीं बल्कि आइसोबार्स। आइसोबार्स के तो परमाणु भार एक समान होते हैं, लेकिन जो आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप्स के परमाणु क्रमांक, ये हमने बंद कर दिया था क्या? अच्छा, तो आप ये देखिए कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन 12 में पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होगी। तो हम निकाल, देखिए ये तीसरे सवाल में दे रखा है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान निकलवाना है आपको। आप समझिए कि 12 ग्राम में तो कितने होते हैं? एवोगैड्रो संख्या के बराबर। समझ आ गया? तो इसका मतलब एवोगैड्रो संख्या के बराबर, यानी 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु इतने होती है। तो आप ऐसे निकालो ना कि इतने परमाणुओं का कुल भार, कुल द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। तो एक परमाणु का कितना हो जाएगा? 12 बटे इतने, ऐसे निकालना है। तो आप निकालेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणुओं का कुल द्रव्यमान बराबर 12 ग्राम। तो एक परमाणु का निकाल लीजिए, एक परमाणु का कुल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 12 बटे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब कर लीजिए इसको, ये 10 की घात 23 है, ऊपर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10 की घात माइनस 23 बटे 6.022। अब 12 में 6.022 का भाग कर लीजिए। 12 में भाग करिए 6.022 का, कितना आया? 72.26। गलत। अरे देखना, ये पूरा 6 होता तो 2 आ जाता, गुणा कर दी क्या? 12 से 72, 72 गुणा कर दी तेने, भाग कर 1.99 समथिंग आएगा। ये आ गया 1.992 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस की 23। इतने क्या आए? ग्राम। ये आपका आंसर आया। एक बार फिर समझिए, देखिए कार्बन 12 के एक परमाणु का ग्रामों में द्रव्यमान निकलवा रहा है। इसका मतलब जो 12 ग्राम कार्बन 12 है उसमें परमाणु संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो इधर से स्टार्ट करेंगे कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर परमाणु अर्थात 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणुओं का कुल द्रव्यमान कितना हुआ? 12 ग्राम। तो एक का हो जाएगा कितना? 12 बटे एवोगैड्रो संख्या। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका सवाल निकल जाएगा। अब आप इसका अगला देखिए। अगले सवाल में 31वां सवाल में 3 पोर्शन दे रखे हैं। देखिए मैं आपको स्वयं बता रहा हूं, स्वयं करेंगे इनको, केवल कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना है। इसमें ये कह रहा है, पहला पॉइंट है 31वें में पूछ रहा है निम्नलिखित गणनाओं के उत्तर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए। तो फर्स्ट में ये 3 संख्याएं गुणा कर रखी हैं, 0.2856 गुणा 298.15 गुणा 0.112 बटे 0.5785। तो आप इसमें देखिए ऊपर की तीनों गुणा करिए और नीचे की संख्या से भाग कर दीजिए। जितना उत्तर आता है उसका 3 सार्थक अंकों में
उसका 3 सार्थक अंकों में जवाब दे देंगे। जितना आता है 3 में देंगे। क्यों देंगे कि देखिए जो गुणा करने वाली संख्या है इनमें सबसे कम संख्या 3 सार्थक अंक वाली है, इसलिए आपका आंसर भी 3 सार्थक अंक का होना चाहिए। समझ आ गया। इसी तरीके से देखिए 5 गुणा 5.364 है, तो 5 का तो सार्थक अंक 1 ही है, तो यहां 1 सार्थक अंक में नहीं निकालेंगे उसका जवाब। कितने में निकालेंगे? अगली संख्या 4 की है तो 4 सार्थक अंक में निकालेंगे। उस संख्या में 5 का गुणा करके और 4 सार्थक अंकों में उसका आंसर निकाल देंगे। इसी तरीके से यहां देखिए तीसरे सवाल में क्या है, इनमें 4 सार्थक अंक जमा है। ये जो चारों संख्याएं हैं उनमें 4 सार्थक अंक ज्यादा से ज्यादा का वो दे रखा है, तो आप अपना आंसर भी 4 सार्थक अंकों में निकालेंगे। ये जो 32वां सवाल है ये बिल्कुल ऐसा है जैसा मैंने आपको पहले कराया है। ये 9वां सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, वही औसत परमाणु भार निकालने का। तो उसको 9वें को देख के ऐसे अपने आप निकाल लेना, ठीक है। तो अब केवल ये 4 सवाल हैं, मैं कल कराऊंगा आपको।